Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 29 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 4 पढ़ाया था हमने संडे को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने ऋणों की मंजूरी दी है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई 270 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फॉर मध्य प्रदेश अर्बन सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के 66 टाउन्स को विकसित किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में 270 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 1988 करोड़ रुपीस का लोन सैंक्शन किया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में वाटर सप्लाई का निर्माण किया जाएगा और इसके साथ साथ जो इंटीग्रेटेड स्टॉर्म वाटर और सीवेज मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी डेवलप किया जाएगा मध्य प्रदेश के खाजुराहो में। और ये जो लोन दिया है 1988 करोड़ का, ये एडिशनल फाइनेंसिंग दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जिसके तहत जो मध्य प्रदेश का अर्बन सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है जिसे अप्रूव किया गया था वर्ष 2017 में, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 275 मिलियन यूएस डॉलर की मंजूरी दी थी, उसमें ये एडिशनल फाइनेंसिंग दी है ताकि और जल्दी विकसित किया जाए मध्य प्रदेश को। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 2020 में और कौन कौन से लोन्स अप्रूव किए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो 177 मिलियन यूएस डॉलर का लोन उन्होंने दिया था, जिसके तहत महाराष्ट्र के जो स्टेट हाईवेज हैं उन्हें अपग्रेड किया जाए, जिनकी रोड लेंथ है 450 किलोमीटर। 346 मिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने लोन अप्रूव किया था, जिसके तहत महाराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर रिलायबल पावर कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए उन्होंने भारत को दिया था 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन। इसके साथ साथ 60 मिलियन यूएस डॉलर का लोन उन्होंने दिया था टू आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड, जिसके तहत जो लोअर इनकम ग्रुप्स है, बोरोवर ग्रुप्स, उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जा सके। 1 बिलियन यूएस डॉलर का लोन उन्होंने दिया था, जिसके तहत जो दिल्ली मीरठ का आरआरटीएस है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर का उन्होंने लोन दिया था इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को गवर्नमेंट प्रमोटेड NIIF के थ्रू। और इसके साथ साथ हाल ही में उन्होंने 300 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दिया है, जिसके तहत जो राजस्थान के टाउन्स हैं उन्हें विकसित किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, रेटिंग्स एजेंसी इकरा ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई -11% पे आंका है उन्होंने भारत की जीडीपी को वित्त वर्ष 21 के लिए। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि रेटिंग्स एजेंसी इकरा ने अपनी जो जीडीपी फोकास्ट है वो रिवाइज की है भारत के लिए वित्त वर्ष 21 के लिए। इससे पहले उन्होंने आंका था कि भारत की जीडीपी रहेगी एट -9.5%, जो अब उन्होंने रिवाइज करके की है कि भारत की जीडीपी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करेगी अप टू 11% वित्त वर्ष 21 के लिए। इसके साथ साथ इकरा का ये मानना है कि जो फाइनेंशियल ईयर 21 का फर्स्ट हाफ है उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर उनका सेकेंड हाफ रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि उन्होंने जो ईयर ऑन ईयर फोकास्ट है उसे किस हिसाब से रिवाइज किया है। Q3 जो रहेगा फाइनेंशियल ईयर 21 का, उसमें उन्होंने आंका है कि भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी फर्दर टू -5.4%। इससे पहले उन्होंने आंका था कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी टू -2.3%। और जो Q4 रहेगा फाइनेंशियल ईयर 21 का, उसमें हमारी जीडीपी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करेगी टू -2.5% फ्रॉम +1.3%। तो चलिए जान लेते हैं कि बाकी सब एजेंसीज ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 21 के लिए। तो मूडीज ने आंका है कि भारत की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी टू -11.5%। इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आंका है कि भारत की जीडीपी रहेगी एट -11.8%। इकरा ने आंका है कि भारत की जीडीपी रहेगी टू -9.5%, जो अब उन्होंने फर्दर रिवाइज किया है कि भारत की जीडीपी फर्दर जाएगी
घटेगी टिल 11%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की जीडीपी को आंका है एट -9%। IMF ने आंका है भारत की जीडीपी को एट -4.5%। OECD ने भारत की जीडीपी को आंका है एट -10.2% और NCAER ने भारत की जीडीपी को आंका है एट -12.6%। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, केयर रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 21 में जीडीपी के कितने प्रतिशत तक भारत के संयुक्त वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 13% उन्होंने अनुमान लगाया है भारत की फिस्कल डेफिसिट को। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट एग्जैक्टली होता क्या है। तो जब सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है उसके रेवेन्यू से, तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि सरकार काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर रही है और उनकी जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। ये काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है सीइंग दिस टाइम, बिकॉज भारत में काफ़ी लंबा लॉकडाउन था, लगभग 60 डेज़ का लॉकडाउन था, जिसके कारण जो रेवेन्यू है वो बुरी तरह से फॉल कर गई है। और इसके साथ साथ भारतीय सरकार ने जो हमें स्टिमुलस पैकेज दिया था वो भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो गई है। तो जो हमारी फिस्कल डिफिसिट है वो बढ़ के हो गई है लगभग 13%। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारी डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि भारत का जो कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट रहेगा वो रहेगा बिटवीन 13 to 13.4% ऑफ दी जीडीपी, ये करंट फिस्कल ईयर के लिए। और उनका ऐसा ये भी अनुमान है कि फर्दर सरकार से कोई भी फिस्कल स्टिमुलस नहीं मिलने वाला है। और इसके साथ साथ जो हमारे सेंटर है उनका जो डेफिसिट है उनका अनुमान है कि वो बढ़ के हो जाएगा 17.8 लाख करोड़। इनसे पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि जो हमारा सेंटर का डेफिसिट है वो होगा 8 लाख करोड़ रुपए। और स्टेट्स ने रिकॉर्ड किया है डेफिसिट को ऑफ 7.73 लाख करोड़ रुपीस, और इसका उन्होंने बजट आंका था टू 6.3 लाख करोड़ रुपीज़। और ये उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में जाहिर किया है जो कि उन्होंने रिलीज़ की है 28 सितंबर को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, बीसीसीआई द्वारा भारत की महिला चयन समिति के नए प्रमुख के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, नीतू डेविड को चुना गया है बीसीसीआई के वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है सौरव गांगुली, जो भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो बीसीसीआई यानी कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने चुना है नीतू डेविड को, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट वुमेन क्रिकेटर्स रह चुकी है भारत की इन द लेट 90s एंड अर्ली 2000। वो रहेंगी 5 मेंबर वुमेन नेशनल सिलेक्शन पैनल की अध्यक्ष। इनके अलावा जो बाकी मेंबर्स को चुना गया है उनके नाम हैं मीठू मुखर्जी, रेनू मार्गरेट, आरती वैद्य और वी कल्पना। और ये जो पैनल का अपॉइंटमेंट हुआ है ये रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किसने जीता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2019-20? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 2 लोगों ने जीता है, गुरप्रीत सिंह संधू और संजय यादव ने। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये जो AIFF है ये भारत के जो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स हैं उन्हें सम्मानित करते हैं, उन्हें ऑनर करते हैं। और ये अवार्ड दिया जा रहा है सिंस द ईयर 1992। और अब तक मोस्ट ये अवार्ड जीता है सुनील छेत्री ने, लगभग 6 times उन्होंने ये अवार्ड जीता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारत के मेंस टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और वुमेन्स स्क्वाड के मिडफील्डर संजू यादव ने 26 सितंबर को ये डिक्लेयर किया है कि वो विनर्स हैं ऑफ द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल ऑफ द ईयर अवार्ड 2019-20 सीजन के। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं बाकी लिस्ट ऑफ विनर्स। तो AIFF के मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर हैं गुरप्रीत सिंह संधू, विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर है संजू यादव, मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर है अनिरुद्ध थापा, इमर्जिंग विमेन फुटबॉलर है रतन बाला देवी,
अवार्ड फॉर द बेस्ट असिस्टेंट रेफरी दिया जाता है टू मिस्टर पी वेरामुत्तु फ्रॉम तमिलनाडु। अवार्ड फॉर द बेस्ट रेफरी दिया जाता है टू अजीत कुमार मीती फ्रॉम मणिपुर। और अवार्ड फॉर द बेस्ट ग्रास रूट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया जाता है वेस्ट बंगाल को बेस्ड ऑन ई लाइसेंस कोर्स एंड गोल्डन बेबी लीग्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई 27 सितंबर को हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का अपना ही एक मकसद है और ये जो इंडस्ट्री है यानी कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये काफ़ी फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ को बेनिफिट करती है और इसके साथ साथ उन औरतों की ज़िंदगी को बेहतर करती हैं जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि टूरिज़्म कैसे हेल्प करता है। तो टूरिज़्म हमारी जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं यानी कि गांव वगैरह में जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ है वो अपना जो यूनिक नेचुरल कल्चरल हेरिटेज है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसे प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि टूरिज़्म के माध्यम से वहाँ पर लोग जाते हैं उन्हें देखने के लिए। तो इससे जो हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, लॉस्ट ट्रेडिशंस या फ्लेवर्स है वो सब प्रिजर्व और सेफगार्ड किए जा सकते हैं और इससे हमारी रूरल कम्युनिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट और अपलिफ्टमेंट भी मिलता है क्योंकि इसमें कई सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। और इस साल का उनका थीम है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेज रिवीजन कर लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है टीचर्स डे। 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 14 सितंबर को भारत में मनाया जाता है हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाते हैं हम इंजीनियर्स डे एंड द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 16 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ प्रिजर्वेशन। 21 सितंबर को हम मनाते हैं अल्जाइमर्स डे और डे ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस। 22 सितंबर को हम मनाते हैं रोज डे फॉर द वेलफेयर ऑफ कैंसर पेशेंट्स। ये दिन स्पेशली कैंसर पेशेंट्स को डेडिकेट किया जाता है। 23 सितंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस और 26 सितंबर को हम मनाते हैं डे ऑफ द डेफ एंड वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किस दिन वर्ल्ड रेबीज डे हर साल मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी 28 सितंबर को हर साल वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि वर्ल्ड रेबीज डे हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है ग्लोबली। ये दिन मनाने का मकसद यही है कि लोगों में जागरूकता या फिर अवेयरनेस फैलाई जाए कि रेबीज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है ह्यूमंस और एनिमल्स पे और इसके साथ साथ उन्हें इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जा सके कि कैसे वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। और इसके साथ साथ लोगों को एनकरेज भी किया जाता है कि क्या क्या वो एफर्ट्स ले सकते हैं रेबीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और वर्ष 2020 का उनका थीम है एंड रेबीज़, कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट। तो चलिए मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ कि रेबीज़ एग्जैक्टली होता क्या है। तो रेबीज़ एक बीमारी है जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके काटने से होती है। ये कोई भी टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं और ये मोस्टली फेटल होती है, इसकी कोई भी इलाज नहीं है, तो ये मोस्टली फेटल होता है। सो सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर किसी को भी किसी जानवर ने काट लिया है तो वो डॉक्टर को तुरंत दिखाए बिकॉज इससे रेबीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई 28 सितंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो 74वां जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने प्रोक्लेम किया था 15 अक्टूबर 2019 को कि 28 सितंबर 2020 को दुनिया में ऑब्जर्व किया जाएगा एज द इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। जो ये 2020 का उनका एडिशन है ये फोकस करता है लोगों के राइट टू इन्फॉर्मेशन पे इन द टाइम ऑफ क्राइसिस और ये इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिसके तहत लोगों को बताया जा सके कि कितने ज़्यादा एडवांटेजेस हैं ऑफ स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज़ की जो लोगों को अलाउ करते हैं पब्लिक एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन।
चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, 28 सितंबर 2020 को भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 113वीं जयंती मनाई गई है भगत सिंह जी की 28 सितंबर 2020 को। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो भारत होमेज पे कर रहा है यानी ट्रिब्यूट दे रहा है हमारे रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर को जिनका नाम है भगत सिंह, उनके 113वें जन्मदिन पर, जो कि फॉल कर रहा है 28 सितंबर 2020 को। भगत सिंह का जन्म हुआ था वर्ष 1907 में बंगा गांव में, जो कि तब अनडिवाइडेड पंजाब प्रोविंस के लियापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। और 23 साल की उम्र में उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी और उन्हें लाहौर जेल में हैंग कर दिया गया था अपने साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का वेबसाइट जो कि है test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखे इन सभी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो या फिर कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।